देखो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, तो राइटिंग थोड़ा छोटा लिखती हूँ, अगर कहीं पे कुछ अरे कोई प्रॉब्लम हो नहीं, तो कोई बोल देना। बेइज्जती नहीं करेगा। तू शुरू हो। विजिबल। हाँ। ओके। हाँ। ओके। तो सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जैसे इसका नाम दो वर्ड के कॉम्बिनेशन, एक है सुपरवाइज और दूसरा है लर्निंग। तो सुपरवाइज से हम एक टर्म ले सकते हैं सुपरवाइजर, राइट। तो हमें पता है कि सुपरवाइजर क्या होता है, जो हर चीज को देखता है या मॉनिटर करता है। या अदर टर्म में अगर हम लें तो सुपरवाइजर को हम एज अ टीचर भी ले सकते हैं। जैसे हमारा एक टीचर होता है हमारी क्लास में, वो एक सुपरवाइजर होता है। और जो लर्निंग है उससे हम निकाल सकते हैं एक लर्नर जो कि सीखने की कोशिश करता है, तो उसे हम एज अ स्टूडेंट ले सकते हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, एक टीचर है यानी सुपरवाइजर और एक लर्नर है यानी स्टूडेंट। तो टीचर क्या करेगा कि वो स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देगा। तो जब वो स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देगा, तो उस टाइम पे जो टीचर होगा उसके पास प्रॉब्लम भी होगी प्लस सॉल्यूशन भी होगा, राइट। लेकिन जो हमारे पास जो स्टूडेंट है यानी कि जो लर्निंग एजेंट है, उसके पास सिर्फ प्रॉब्लम है और उसके पास अभी सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। हेलो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अरे बोलो बोलो। तो जो स्टूडेंट होगा वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए जो ये सुपरवाइजर है, तो जैसे हमें हमारा टीचर कुछ चीजें सिखाता है, तो वैसे ही जो हमारा ये स्टूडेंट होगा वो सुपरवाइजर से लर्न करने की कोशिश करेगा, जो इसने पहले से टेक्निक सिखा रखी होंगी। प्लस एनवायरनमेंट होगा एक, जिसमें हमारा डेटा फीडेड होगा, जो हम पहले से प्री डिफाइंड कुछ डेटा डाल देते हैं ना, कि लेट अस सपोज कि अगर ऐसा ऐसा फीचर है तो इसका आंसर ये होना चाहिए, और अगर ये चीज है तो इसका आंसर ऐसे होना चाहिए। तो दो चीजों की हेल्प से, एक एनवायरनमेंट और एक सुपरवाइजर की हेल्प से, लर्निंग एजेंट जो होगा वो आउटपुट देने की कोशिश करेगा। तो जो आउटपुट लर्निंग एजेंट देता है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट, और जो सुपरवाइजर होता है उसे बोलते हैं डिजायर्ड आउटपुट। क्योंकि सुपरवाइजर चाहता है कि आउटपुट आए, इसलिए इसे हम डिजायर्ड आउटपुट बोलते हैं। तो जो हमारे पास ये दोनों आउटपुट आ जाते हैं, तो हम इसे कंपेयर करते हैं इसकी हेल्प से। ये एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों का काम करता है। तो जब ये इन दोनों को हम मैच करेंगे, तो ये जो फंक्शन होता है ये हमें आउटपुट में बताएगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। मतलब हमारे डिजायर्ड आउटपुट में और हमारे एक्चुअल आउटपुट में कितना डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं एरर। देन ये एरर हम लर्निंग एजेंट के पास भेजते हैं, फिर लर्निंग एजेंट फाइंड आउट करता है कि कितना डिफरेंस आया है। और लर्निंग एजेंट अगर डिफरेंस ज्यादा है लेट अस सपोज, तो वो फिर से यही करेगा, एनवायरनमेंट को रीड करेगा, सुपरवाइजर की टेक्निक्स को रीड करेगा और फिर से एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और डिजायर्ड आउटपुट से कंपेयर करेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक ये जो एरर है ये या तो बहुत कम हो जाए, मतलब एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट दोनों एक दूसरे के नियर अबाउट सेम हो जाए, या फिर एग्जैक्टली सेम हो जाए। तब हम बोलते हैं कि हाँ, हमारी जो एल्गोरिथम है वो सही काम कर रही है। तो इसको इनफॉर्मल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं, जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें हमारे पास एक प्री डिफाइंड इनपुट और आउटपुट होता है, और उस प्री डिफाइंड इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे जो हमारे पास एक न्यू इनपुट आता है, हम नेक्स्ट आउटपुट अपना जनरेट करते हैं। तो ये इनफॉर्मल था, इतना समझ में आया। हाँ हेलो। यार, ओके। कुछ को आया, बाकी का नहीं, बाकी। अभी फॉर्मल बताऊंगी आगे, एक मिनट। ओके। इसमें यही सब लिखा है जो मैंने भी बोला था। ओके। So supervised learning is an approach to creating AI where the program is given labeled input data and the expected output result. तो लेवल इनपुट डेटा, जैसे अरबाज ने भी हम बताया था कि लेवल इनपुट डेटा क्या होता है, एक ऐसा डेटा जिसको हम टैग दे देते हैं। लेट अस सपोज कि कुछ फीचर हैं, हम सपोज डॉग या कैट्स हैं, और अगर हम उन दोनों में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो हम बता देंगे कि लाइक
डॉग होगा तो उसके फीचर्स इस टाइप के होंगे, उसकी टीथ की शेप ये होगी या उसकी बॉडी शेप ऐसी होगी। अगर ये डेटा हमने उससे दिया है, अगर इस टाइप का डेटा मशीन को मिल रहा है तो हम उसको एक टैग दे देंगे या एक लेबल दे देंगे कि ये डॉग है। तो इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं? लेबल डेटा बोलते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में जब हम अपनी मशीन को या सुपरवाइजर को जब हम डेटा देते हैं तो वो लेबल डेटा होता है, और इसी लेबल डेटा का यूज करके जो लर्नर होता है वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अंडरस्टूड? Yes. यस। Yes, understood. तो अब तक हमने 3 स्ट्रैटेजीज देखी थी कि हमारा जो सुपरवाइजर था वो 2 स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा था। एक तो ये कि था कि पहले जो टीचर होगा वो स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले वो खुद भी तो करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा और खुद अपने पास रिजल्ट्स रखेगा। तो रिमेंबर, पहली स्ट्रेटेजी जो होगी वो होगी रिमेंबर। दूसरी होती है फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट मतलब कि पहले उसने अपने पास रिजल्ट बना के रिमेंबर कर लिया अपने पास कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा डेटा सेट है, अगर ये फीचर्स है तो ये डॉग होगा, ये कैट होगा। ये सुपरवाइजर को तो पता है, लेकिन उसे मॉडल को तो बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा डेटा सेट आएगा तो कंपेयर करने के लिए, क्योंकि जब एक्चुअल डेटा सेट और डिजायर्ड डेटा सेट को आप कंपेयर करोगे तो उसके लिए हमारे मॉडल को भी तो पता होना चाहिए कि कैसे फीचर्स पे मुझे कैसा आउटपुट है, तो उसका क्या आंसर होना है या क्या आंसर नहीं होना है। जो दूसरी स्ट्रैटेजी होती है वो होती है फॉर्मुलेट, और जो थर्ड स्ट्रैटेजी होती है वो प्रिडिक्ट होती है, जो हमारा लर्नर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो द सिस्टम फर्स्ट रिमेंबर द डेटा सेट लाइक डॉग्स या कैट्स, then formulate a model or a rule for what dog is and what cat is, and now we feed a new input to the model. It will start making prediction what the label of image is. तो ये था इनफॉर्मली। तो फॉर्मली देखते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, और हमें प्रोड्यूस करना है आउटपुट फॉर ए अननोन इनपुट। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रिग्रेशन और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। अच्छा, सेशन रिकॉर्ड कर रहे हो ना? मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, हिमांशु मुझे कर रहा लगा है। कोई स्टार्ट कर रहा होगा। ओके फाइन। अरे हो रहा है। ओके ओके। करो तो आगे। सुपरवाइज लर्निंग में हमारी एक चीज थी, डेटा लेबल्ड होना चाहिए, मतलब हमें उसको टैग दे रखा होना चाहिए कि अगर इस टाइप का डेटा है तो वो किस चीज से जाना जाएगा। अगर उसके ऐसे ऐसे फीचर है तो उसको हम एक टैग दे देंगे कि वो इस टाइप का डेटा है, उसका नाम ये होगा। अगर मशीन को इन फ्यूचर अगर सिमिलर ऐसा डेटा मिला तो आउटपुट में ये नाम आना चाहिए। तो नंबर 1, जो डेटा होगा वो हमारा लेबल्ड होगा। नंबर 2, जो हमारा सुपरवाइज या सिस्टम होता है उसके पास प्री डिफाइंड इनपुट और आउटपुट होते हैं। तो जो प्री डिफाइंड इनपुट या आउटपुट होते हैं उनके बेसिस पे जो हमारा अननोन इनपुट होगा उसके लिए आउटपुट जनरेट करेगा। ये 3 फीचर्स होते हैं सुपरवाइज लर्निंग के। तो क्योंकि रिग्रेशन जो है वो सुपरवाइज लर्निंग का ही एक पार्ट है, तो उसमें भी ये तीनों फीचर होंगे कि उसके पास एक प्री डिफाइंड इनपुट और आउटपुट होगा और एक अनडिफाइंड इनपुट होगा। तो जो प्री डिफाइंड इनपुट और आउटपुट होता है उससे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो पहले से डिफाइंड है हमारे लिए। और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब जो इनपुट हमें दिया है जिसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है, उससे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो रिग्रेशन होता है ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स पे काम करता है, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है, तो या हाउस होते हैं, जैसे हमारे हाउसेस होते हैं, तो हम ऐसे सपोज कर सकते हैं कि इफ किसी हाउस का साइज इतना है तो उसके जो मार्केट प्राइस होगा वो इतना होगा। तो ये चीज हमने साइज के अकॉर्डिंग सिस्टम को फीड कर रखी है। तो ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कि हाउस का साइज और उसका प्राइस इतना। सो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई हाउस का साइज देंगे अपने सिस्टम को, तो सिस्टम प्रीवियस डेटा से लर्न करने की कोशिश करेगा कि अगर इतना साइज था तो हाँ इसकी कॉस्ट इतनी थी, अगर इतना साइज था, लेट सपोज अगर 80 साइज था तो कॉस्ट 50 थी, 100 था तो कॉस्ट 70 थी। तो अगर नेक्स्ट टाइम 120 आएगा तो ये लर्न करने की कोशिश करेगा कि साइज के अकॉर्डिंग कॉस्ट कैसे अफेक्ट हो रही है। तो अगर मेरे पास अगर अभी साइज 120 है तो अब कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग कैसे अफेक्ट होगी।
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए रिग्रेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप बनाई जाती है, या तुम बोल सकते हो इक्वेशन बनाई जाती है, और उस रिलेशनशिप को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स एक्सिस पे लेटर सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ले लोगे और वाई एक्सिस पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल ले लोगे, और आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे अफेक्ट हो रहा है। लाइक 80 के पे तो 50 था और 100 पे 70 था, तो 120 जब आप मार्क करोगे तो 80 और 50 एंड 70 को मिला के जो एक रिलेशन बना होगा उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। ओके, तो उस लाइन ऑफ रिग्रेशन से जो इक्वेशन आएगी उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट हाउस साइज पे प्राइस क्या होगा। समझ में आया ना? थोड़ा थोड़ा। कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आई होप कन्वे कर सकती हूँ। आगे आगे। अभी आगे चलो तब पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले रखा है कि एक कंपनी है जो कि एडवर्टाइजमेंट कराती है। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए उसको इतना रुपए देना पड़ता है कि अगर उसने $90 इन्वेस्ट किया है एडवर्टाइजमेंट में तो उसकी 1000 की सेल हो रही है। अगर उसने 120 इन्वेस्ट किया है तो उसको 1300 की सेल हो रही है। अगर उसने 150 इन्वेस्ट किया है तो एंड सो ऑन। तो हमें बताना है अगर 200 उसने अपने एडवर्टाइजमेंट पे उसने अगर स्पेंड करे हैं तो उसको प्रॉफिट या सेल्स कितने की होगी। तो इसे हम एक ग्राफ की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये हमारी एक्स एक्सिस है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब जैसे वो कॉस्ट लगा रहा है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, तो वो फैक्टर किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन उसने कितनी कॉस्ट लगाई है उससे उसकी सेल्स अफेक्ट हो रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इधर हमें 200 कॉस्ट इन्वेस्ट करने पे उसको कितना प्रॉफिट होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसे ग्राफ की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमने डॉट 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 जो मिलेंगे इनको मिला के हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रिलेशन जो है ये काइंड ऑफ लीनियर आ रहा है यहाँ पे, तो ये लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। और ये जो रिलेशन की लाइन होती है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। फाइन, तो जो 200 है इससे एक लीनियर इक्वेशन बन के आएगी। तो हम वैल्यूज पुट करके जो सिस्टम होगा हमारा वो बता देगा कि अगर आप 200 की वैल्यू स्पेंड कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो आपको कितने का होने वाला है। ओके, अब मेरे को एक चीज ये बता, इस पर हमें क्वेश्चन आएगा कि ये नहीं नहीं फंक्शन जो भी निकाल रहा नहीं है नहीं 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 वो नहीं निकाले, तो इसमें वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना? नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें सिर्फ थ्योरी आएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए नहीं है। ठीक है, इसमें फिर ठीक मतलब है। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्टी है, इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। एग्जाम बस ओके, हम एग्जांपल देके समझा देंगे। हाँ एग्जाम में बस हम एग्जांपल देके समझा देंगे हाँ, थ्योरी के जैसे साथ। ये हाउस के प्राइसेस ले सकते हो, आप स्टॉक मार्केट ले सकते हो, और एक रिलेशनशिप शो यार करके दिखा सकते हो लाइन ऑफ एग्जाम्पल तो, रिग्रेशन लेके। हाँ बस एग्जाम्पल तो दे देंगे, उसमें इशू नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए वहाँ दिक्कत हो क्वेश्चन जाएगी। नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है। और मोस्ट होप इम्पोर्टेंट तो ना चीज है, क्या, होप तो बोल ना ही है बोल, बस। अरे वो कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रही थी, वो वहाँ पे तुमने नहीं नहीं रोक नहीं दिया, नहीं वो नहीं, बता कुछ रहे थे। नहीं, तुम कुछ बोल रहे हो तो बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, अच्छा मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू। होप करते हैं कि ना ही आया तो अच्छा है, टीचर्स पे डिपेंड करता है ना। नहीं, इसमें वो न्यूमेरिकल है ही नहीं ना, ये पोर्शन थ्योरेटिकल ही है, तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं आ सकते। इसमें अगर मैथ्स होती तो न्यूमेरिकल आ सकते थे, जो रिग्रेशन एनालिसिस में आ सकते थे, लीनियर में या उसमें। ओके, और तुम क्या बोल रही थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? वो मैं ये बोल रही थी कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स पे ही काम करता है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम नहीं करेगा, ये आपको नंबर्स में ही काम करता है। जो रिग्रेशन एनालिसिस होती है आपकी, ये इसमें ही वर्क करता है। तो तुमने लेकिन अभी तो डिस्क्रीट नंबर ही दिया है ना? हाँ, डिस्क्रीट नंबर देके नहीं एग्जांपल समझाया तुमने। अरे तुमने दिया कि नहीं, $100 वो में मेरे ग्राफ को कंटिन्यूस नहीं वैल्यूज पे नहीं बन नहीं, रहा था। मेरे कहने सही का तो बोल रही मतलब है है वो ग्राफ, वो। कैटेगरी कंटिन्यूस वेरिएबल पे ही काम करता है, कैटेगरी वाली चीजों पे वर्क नहीं अरे करेगा ये। हाँ रियल हाँ वैल्यूड हाँ, वो बोलना चाह रही है, क्लासिफिकेशन रियल वैल्यूड डेटा क्लासिफिकेशन पॉइंट के पे। लिए नहीं है।
ठीक है, बहुत समझ गया मैं। ओके। तो जब हम रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें जो अपने सिस्टम होता है उसको कुछ चीजें प्रीडिफाइंडली फीड करनी पड़ती हैं कि उसको एनालिसिस परफॉर्म करते टाइम किन किन चीज़ों का उसको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ कंसीडर करनी है, क्या चीज़ उससे अवॉइड करनी है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो बता दिया। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू अफेक्ट होती है या जिसकी वैल्यू हमें, जिसका आउटपुट हमें चाहिए होता है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका डेटा हम फीड करते हैं सिस्टम को और जिसकी वैल्यू किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होती हेलो, है। कंटिन्यू मैं कोई नहीं। आउटलायर्स, आउटलायर्स इसके नाम से पता चल रहा है जो मतलब बाहर रहते हो। तो आउटलायर्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे रिलेशन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगी, या तो बहुत ही लो होंगी या फिर बहुत ही हाई होंगी जब हम उसे कंपेयर करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है। सपोज जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसकी रेंज है 0 to 9 और आपके पास एक ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जिसकी वैल्यू है 100। तो आपका सिस्टम जब कंपेयर करेगा तो वो समझ जाएगा कि जो 100 है और जो मेरे पास बाकी का डेटा है, मतलब मैक्सिमम डेटा जो है मेरे पास वो 0 to 9 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन ये एक सिंगल वैल्यू है जो कि 100 है और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी बाकी सारे अवेलेबल डेटा से। तो ये वेस्ट है, मतलब इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं मेरा मैक्सिमम डेटा पे, क्योंकि मैक्सिमम डेटा तो सिंगल रेंज में लाई कर रहा है। ये एक ऐसी अकेली वैल्यू है जो इस रेंज में है नहीं, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा या इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा। मल्टीकोलिनियरिटी, तो इसमें क्या होता है, इफ आप अगर अपने सिस्टम को ऐसा डेटा फीड कर रहे हो जो बहुत नियर अबाउट है एक दूसरे के, ऐसे समझो कि आपने वैल्यूज ली लाइक 10, 20, 30 और उनके आउटपुट में आपने ले लिया 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन। तो आपके सिस्टम को जब कैलकुलेट करना होगा तो वो कोई एक ठीक से रिलेशनशिप नहीं जनरेट कर पाएगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट सब पास पास में ही होंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको कोई वैल्यूज दे दोगे, लेट अस सपोज 70, तो उसको आउटपुट जनरेट करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगर सारी वैल्यूज आपने पास पास दे दी है ग्राफ में, एक मिनट, वो एक्सट्रापोलेट नहीं कर पाएगा। हाँ मैंने इसका डायग्राम बनाना भूल गई। Oh shit यार, एक छोटा सा करेक्शन दूं। वैसे समझा दे। जैसे हाँ बोलो। हाँ, जो रिग्रेशन है ना वो एक्चुअली डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों वैल्यूज पे काम करता है। बस डिफरेंस इतना हाँ है कि मैं रिग्रेशन मॉडल दो टाइप के होते हैं, लीनियर और लॉजिस्टिक्स। तो जो लीनियर है नहीं, उसमें वो हम मैं, कंटिन्यूस, हाँ तुम बोलो। अच्छा कवर करने वाले हो, ठीक है कर लो। नहीं 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 नहीं, मैं वो कैटेगोरिकल, मैंने बाद में उसको सही कर दिया था कि ये ग्रुप्स में नहीं देगा, मैंने बाद में सही कर दिया था उसे। ओके हाँ, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम डिस्क्रीट वैल्यूज दे सकते हैं, बस ये छोटा सा correction। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। नहीं नहीं कोई नहीं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, हमारे में तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ही है ना रिग्रेशन का, क्योंकि फिर हाँ, बस वो उसमें तो करेक्शन बहुत, कर रहा था कि हमें ये डाउट ना रहे कि डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं लेता है, ऐसा डाउट ना रहे। नहीं फिर मैंने बोल दिया था कि हाँ ये नंबर्स पे काम करता है लेकिन ग्रुप्स में ये नहीं बताया। तो जब सारे जो आपके आउटपुट होंगे वो सारे नियर अबाउट होंगे, तो जो आपका एक रिलेशन बनेगा ना वो एज अ डॉट ही बनेगा। तो आपका सिस्टम डॉट में क्या प्रिडिक्ट कर सकता है, कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा। अगर आपका आउटपुट 0.1 है, 0.11 है या 0.011 है, तो नेक्स्ट टाइम उसको एरर आएगी प्रिडिक्ट करने में कि अब जो आपने मुझे वैल्यू दी है 40, 50 या जो भी, उसके लिए मैं आउटपुट क्या जनरेट करूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम अपने सिस्टम को डेटा फीड करें, मतलब जो लर्निंग फेज होता है जिसमें हमारा सिस्टम लर्न करता है कि आउटपुट किस टाइप से जनरेट होगा या किस टाइप का रिलेशनशिप बन के आएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सिस्टम को ऐसा डेटा दें जिससे कि जो रिलेशनशिप बन के आए या जो लाइन ऑफ रिग्रेशन अगर लीनियर है तो वो एक क्लियर मैनर में होना चाहिए, जिससे हमारे सिस्टम को एक क्लैरिटी मिल सके कि रिलेशनशिप किस फॉर्म में है। ये नॉर्मल टर्म है, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इनको ऐसे देख लेते हैं। अगर एल्गोरिथम जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ सही काम कर रही है लेकिन जो टेस्ट डेटा सेट है उसके साथ सही काम नहीं कर रही है, तो उसे ओवरफिटिंग बोलते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा सेट वो होता है जिसमें हम अपने सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम इनपुट भी दे रहे हैं और साथ में उसे
आउटपुट भी दे रहे हैं। जब हम दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं उस डेटा सेट को हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट। लेकिन टेस्ट डेटा सेट वो होता है जिसमें हम सिर्फ इनपुट देते हैं और हम अपने सिस्टम से पूछते हैं कि बताओ, हम अपने सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इनपुट पे आउटपुट क्या होगा। तो वो डेटा सेट जो होता है उसे हम टेस्ट डेटा सेट बोलते हैं। तो जो एल्गोरिथम है, अगर वो हमारी लर्निंग फेज में तो सही काम कर रही है, लेकिन जब उसको आउटपुट देने का टाइम आ रहा है तो आउटपुट हमारा गलत दे रही है, तो उसको हम बोलते हैं उस सिचुएशन को ओवरफिटिंग। और अंडर फिटिंग तब होती है जब ना तो वो ट्रेनिंग फेज में सही काम कर रही है, और ना ही जब आउटपुट देने का टाइम आ रहा है तो एल्गोरिथम तब भी नहीं सही काम कर रही है, तो उससे हम बोलते हैं अंडर फिटिंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है, लीनियर, लॉजिस्टिक, पॉलिनोमियल और रैंडम फॉरेस्ट। इसमें रैंडम फॉरेस्ट हमारा आगे है जो हम पढ़ेंगे, और बाकी ये तीनों नॉर्मली हैं, ये सिलेबस में नहीं। लॉजिस्टिक होगा तो मुझे पता नहीं है, सॉरी। क्लासिफिकेशन, तो जो सेकेंड टाइप होगा वो सुपरवाइज लर्निंग का, वो क्लासिफिकेशन होता है। इसमें भी चीजें कॉमन रहेंगी। इनपुट आउटपुट हमारे सिस्टम को पता होगा, हम एक इनपुट देंगे और ये आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन जो हमारे रिग्रेशन में था, क्या था कि वो नंबर्स या कंटिन्यूअस या रियल वैल्यूज दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं होगा। ये क्लास या ग्रुप के फॉर्म में हमें आंसर देगा। जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा क्लास या ग्रुप के फॉर्म में आंसर देता है, और ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा पे काम कर सकता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? जो हमारा बेल फॉर्मेट में डेटा होगा उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, जिससे हमारी टेबल्स होगी जो रो और कॉलम की फॉर्म में होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसकी कोई बेल फॉर्मेट नहीं होगा, वो अरेंज्ड नहीं होगा किसी फॉर्मेट में, उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। तो अब क्लासेस कैसे डिफाइन करेंगे हम? लेट अस सपोज कि हमें कहीं पे जेंडर फाइंड आउट करना है, तो हम दो क्लासेस बना सकते हैं, मेल और फीमेल, और हम अपने सिस्टम को बता देंगे ट्रेनिंग फेज में कि हाँ देयर आर टू क्लासेस, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। और हम उसे फीचर्स बता देंगे कि इफ हाइट इतनी है, 6 फीट हाइट है, तो ही विल बी अ मेल, और अगर उसकी मस्तिष्क है तो मेल होगा। और ऐसे ही फीमेल के लिए भी हम उसको कुछ फीचर्स दे देंगे, तो वो बता पाएगा कि ये फीमेल है। सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उसे इनपुट डेटा प्रोवाइड करेंगे, हाइट, साइज, वेट, जो भी होगा, तो उसके बेसिस पे हमारा सिस्टम प्रिडिक्ट कर पाएगा कि हाँ ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। और इसमें भी डेटा जो होगा वो लेबल्ड ही होगा, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है। क्लासिफिकेशन में जो होते हैं लर्नर, लेकिन हमारे दो टाइप के होते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है आ रही है। हाँ आ रही है मुझे लगा आवाज आना बंद हो गई अब आराम से सुन रहे हैं। ओके। क्लासिफिकेशन में लर्नर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेजी और एक होता है ईगर। तो इनके नाम ही मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लेजी क्या होता है। अब लेट अस सपोज आप एक लेजी स्टूडेंट हो, तो आपको टीचर ने नोट्स दे दिए करने के लिए, लेकिन आप पढ़ोगे कब? जब एग्जाम होगा तो आप एक दिन पहले पढ़ने वाले हो, आप बस नोट्स अपने पास लेके रख लोगे। तो सेम काम लेजी लर्नर करता है। उसको हम ट्रेनिंग डेटा सेट तो दे देते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे वर्क नहीं करता है, वो ट्रेनिंग फेज में इतना काम नहीं करता। वो ट्रेनिंग डेटा सेट अपने पास लेके रख लेता है और वो वेट करता है कि जब टेस्टिंग वाला फेज आएगा मैं हाँ देख लूंगा मुझे कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है। तो सिमिलरली स्टूडेंट ने नोट्स क्या किए, अपने पास लेके रख लिए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि हाँ एग्जाम्स आए मैं तब पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो वी ऑल नो कि हाँ प्रेशर होता है और आप नहीं पढ़ सकते हो अच्छे से। तो फिर अब लेजी लर्नर क्या करेगा कि अब उसके ऊपर वर्क प्रेशर है, उसको उसने पहले से तो कुछ प्रिपरेशन कर नहीं रखी है, अब उसके पास टेस्टिंग का भी टाइम नहीं रहा। अब उसके पास आ गया कि ये तुम्हारे पास डेटा है और तुम्हें रिजल्ट परफॉर्म करके देना है। तो वो क्या करेगा, वो सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वही पढ़ेगा, उनको ही कवर करेगा, पूरे के पूरे डेटा को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएगा। तो सेम वर्क लेजी लर्नर करता है, वो डेटा स्टोर करके रख लेता है, फिर देखता है कि हाँ इसमें से इम्पोर्टेंट डेटा कौन सा है। अब इम्पोर्टेंट डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? So when testing data appears, classification constructed based on the most related data in the stored training data। तो important data कैसे find out करेगा कि उसने क्या किया, उसने देखा कि near about values कौन सी हैं। जो इनपुट डेटा है उसमें नियर अबाउट वैल्यूज कौन सी हैं जिनके आसपास में ज्यादातर आउटपुट मेरा लाई कर रहा है। वो पूरे डेटा को ट्रेन नहीं करेगा, वो सिर्फ
5, 6, 7, 8 और 10 में भी इतना डिफरेंस नहीं है, 12 में भी इतना डिफरेंस नहीं है, 14 में नहीं है, लेकिन 5, 6, 7, 8 इनमें 1 का गैप है, उसमें थोड़ा ज्यादा गैप है। तो वो देखिएगा कि ये जो 1 वाले हैं इनके आउटपुट भी आपस में एक दूसरे से बहुत लाई कर रहे होंगे, अगर सॉरी इनके आउटपुट भी आपस में बहुत लाई कर रहे होंगे, तो वो उस साइड के डेटा को इग्नोर कर देगा और सिर्फ जो मोस्ट रिलेटेड डेटा होगा इस पे वर्क करके अपना आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसके एग्जांपल है KNN और केस बेस्ड रीजनिंग। वही जो दूसरा वाला लर्नर होगा ईगर, ही इज अ टॉपर। तो ये क्या करेगा, इसको जैसे ही नोट्स दिए सर ने, ये पढ़ना शुरू कर देगा कि हाँ मुझे नोट्स दिए, मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे अच्छा आउटपुट जनरेट करना है। तो इसको जैसे ही नोट्स मिलेंगे ये अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर देगा डे 1 से, सो दैट कि इसको फाइनल डे पे इतना काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पहले से अपना प्रिपरेशन करके रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको फाइनल डे पे टेस्टिंग के टाइम पे आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो सिमिलरली ये क्या करेगा, ये जिस दिन इसको डेटा मिलेगा उस दिन से ये खुद को ट्रेन करना शुरू कर देगा और टेस्टिंग में इतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा। तो जो आउटपुट होता है वो हमारा ईगर लर्नर के केस में बेटर होता है एज कम्पेयर टू लेजी लर्नर, क्योंकि लेजी लर्नर जो है वो सारे डेटा को हमारा एग्जामिन नहीं करता है, ये सारे डेटा पे खुद को ट्रेंड करने की कोशिश नहीं करता है, वो सिर्फ रिलेटेड डेटा उठाता है। तो रिलेटेड डेटा उठाएगा तो क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो आउटपुट वो दे रहा है वो एक्यूरेट हो एज कम्पेयर टू ईगर लर्नर, उसमें कुछ एरर भी हो सकती है या उससे बेटर भी आउटपुट आ सकता था अगर वो पूरे डेटा पे काम करता। तो ईगर लर्नर के एग्जांपल है डिसीजन ट्री, नेव बायस और ANN। दैट्स इट। ये नोट्स भेज देना यार ग्रुप में। हाँ नोट्स में दे दो। बहुत बढ़िया यार, लर्नर्स बहुत अच्छा समझाया। उसके हाँ बाद समझ में आया क्या। यार इसमें अब थ्योरी अभी है, है। मैं इसलिए मैं PPT बनाती तो मैं कुछ एग्जांपल ले सकती थी, फिर हैंड रिटन हाँ में मैं कोई नहीं कर पाई। हाँ ठीक तो है यार, इतना टाइम भी नहीं हमारे पास। क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स, लाइक जो क्लासिफिकेशन होता है उसको करने के लिए हम अपने सिस्टम को 2 टाइप से परफॉर्म, मतलब 2 टाइप से हम उससे अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। एक होता है होल्ड आउट मेथड और एक होता है क्रॉस वैलिडेशन। तो होल्ड आउट क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि हम अपने सिस्टम को 2 पार्ट में परफॉर्म करने वाले हैं, एक ट्रेनिंग फेज होता है, एक टेस्टिंग। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को सिखाते हैं कि हाँ ये फीचर है तो ये आउटपुट होना है, ये फीचर है तो ये होना है। और टेस्टिंग में हम उसको उसका टेस्ट लेते हैं, उससे जानना चाहते हैं कि अगर मैं तुझे ये इनपुट दे रहा हूँ तो तू आउटपुट क्या होगा, आप बताओ मुझे। तो होल्ड आउट मेथड क्या करता है, ये अपने सिस्टम को सिखाने पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है एज कम्पेयर टू उसका टेस्ट लेने पे। फाइन, ये लिखा हुआ है इसमें कि 80% टाइम ये ट्रेनिंग में स्पेंड करेगा और 20% टाइम से होगा ये टेस्टिंग में स्पेंड करता है अपना। और ये जो लास्ट वन है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है, ये लेट अस सपोज कि तुम्हारे पास 20 आउटपुट्स हैं, तो ये क्या करेगा कि उस 20 डेटा को ये पार्ट्स में डिवाइड कर देगा कि हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं 5-5 के 4 पार्ट्स बना लेता हूँ और ये 4 पार्ट्स को मैं अलग अलग करूंगा, मतलब पहले 5 पार्ट में मैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों करूंगा, फिर नेक्स्ट 5 में मैं बाद में ट्रेनिंग टेस्टिंग करूंगा एंड बाकी के 2 में सो ऑन। मतलब पहले ये पार्ट्स में डिवाइड करेगा पूरे डेटा को और फिर वो सारे डेटा में ट्रेनिंग भी परफॉर्म करेगा और टेस्टिंग भी। तो सपोज 5 में से मैंने एक पार्ट ले लिया, 1 to 5th का एक पार्ट ले लिया है मैंने, तो क्या करेगा, अब हमारे पास 5 डेटा है, इसमें इसको ट्रेनिंग भी परफॉर्म करनी है और टेस्टिंग भी परफॉर्म करनी है। तो टाइम तो ये भी ट्रेनिंग फेज को ही ज्यादा देगा, लेकिन क्या करेगा 4 पे ये ट्रेनिंग परफॉर्म कराएगा और जो 5th वाला डेटा होगा उस पे ये टेस्टिंग करेगा। ऐसे सिमिलरली जब ये नेक्स्ट वाले पोर्शन पे जाएगा, जो हमारा सेकंड इसने 5 पार्टीशंस कर रखे थे, उसमें भी ये 4 पे ट्रेन करेगा अपने सिस्टम को या मॉडल को, और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उस पे ये टेस्ट करेगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, 20 टोटल पेयर्स थे तो 4 पार्टीशन हुए, 4 आउटपुट आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हर एक फेज में क्या मतलब हर एक पार्टीशन में क्या कर रहा है, एक ये टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। तो 4 आउटपुट आ जाएंगे, तो उससे हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि हाँ नियर अबाउट आउटपुट जो हो रहा है वो हमारा किस टाइप से अफेक्ट हो रहा है इनपुट के अकॉर्डिंग। तो
उससे ये रिलेशन ड्रॉ कर पाएगा और बता पाएगा कि हाँ कि नेक्स्ट टाइम एक्यूरेटली अगर कुछ डेटा आएगा तो आउटपुट किसके अकॉर्डिंग हो सकता है। समझ आया? दैट्स इट, इतना ही ये था। वाला नहीं आया ये मुझे भी लगा या नहीं आया। क्रॉस वेरिफिकेशन फिर से बताना कोई नहीं, मुझे। मैं फिर से बताती हूँ। 5 सपोज 20 चीजें हैं तुम्हारे पास, 20 कोई चीजें हैं तुम्हारे पास, तो तुमने क्या 20% है तुम्हारे पास, तो तुम 20% से क्या करोगे, ग्रुप बना दोगे। 5-5 लोगों के तुमने 4 ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम, 3 ग्रुप को बोलोगे तुम अभी रह जाओ और जो फर्स्ट वाला ग्रुप है मुझे अभी इसका असाइनमेंट लेना है। ओके, तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो तुमने उसको बुलाया अपने पास, उसमें जो एक पर्सन था उसको तुमने बोला तुम यहीं ही रहो, अभी मुझे 4 लोगों को सिखाना है। तो आप पहले 4 पर्सन्स को सिखाओगे, मतलब आप 4 जो डेटा सेट हैं आपके फर्स्ट वाले ग्रुप के 4 डेटा सेट, उनको आप ट्रेन कर रहे हो, आप उन्हें सिखा रहे हो कि आपको ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे परफॉर्म करना है। फिर जो आपका 5th वाला डेटा सेट होगा, आप उसको एज अ इनपुट दोगे और देखोगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। ये समझ में आया इतना? नहीं। यार यार देख, मेरे को ये वाला तो समझ में आ रहा है कि 4 से टेस्ट करके मैंने 5 को वो 4 से ट्रेन करके 5 का टेस्ट करवा दिया। पर मेरे को ये नहीं आ रहा कि 5-5 के जब वो 4 ग्रुप थे, मेरे पास 4 रिजल्ट आ गए, तो मैं उनका क्या कैसे कर रहा हूँ, मेरे को वो नहीं समझ आया। अच्छा देखो, या मुझे डायग्राम ले लेना चाहिए, चलो कोई नहीं। अब तुम्हारे पास 4 आउटपुट आ गए, 4 इनपुट भी हैं तुम्हारे पास, जो तुमने ट्रेन किए हैं 4 ग्रुप में, 4 इनपुट और उनके अकॉर्डिंगली आउटपुट है, राइट। अब हम हाँ इस वाले डेटा को ऐसा ट्रेन डेटा सेट करके जो नेक्स्ट आउटपुट होगा उसको टेस्ट लेके काम करेंगे, जो एक्चुअल वाला आएगा। ओके, ठीक है। मतलब ये जो 4 आउटपुट आए जो हैं टेस्ट 20 डेटा के, 20 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास, 20 में से जो 4 को तुमने पहले टेस्ट किया था, जिनका टेस्ट लिया था, अब तुम समझ जाओगे कि हाँ इन्हें अच्छे से आता है, जो बाकी के 16 है उन्हें रहने दो, क्योंकि इन 4 ने उन्हीं 16 से सीखा है। ठीक है, समझ तो गए। अब ये सी आ रहा हाँ, हूँ वो 4 ग्रुप के। हाँ, ये 4 को अब अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे किसी का टेस्ट करना होगा तो मैं हाँ इन 4 से पूछ के इनका टेस्ट कर लूंगा, मुझे बाकी के 16 की जरूरत नहीं है। तो ये हेल्प करता है टाइम रिड्यूस करने में, कि नेक्स्ट टाइम अगर डेटा आएगा तो मुझे सबको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, ये मोर एक्यूरेट है, तो मैं इनसे ही काम चला लूंगा। अभी समझ आया? हाँ समझ आया, अब क्लियर हुआ थोड़ा। और बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही था। That's it. ठीक है, नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। Thanks, अच्छा मास्टर बनोगे एक दिन। जतिन भाई मास्टर थैंक यू क्यों बोला? थैंक यू आकांक्षा। थैंक्स आंसू तो बोल सभी को भाई, सभी को। सबको था, मेरे को तो आवाज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, लेकिन अच्छी थी। वो हाँ, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन था ना, बहुत अच्छा बनाया था उसने। हाँ, कार्टून भी बढ़िया बढ़िया यूज किए थे। रिलेटेबल था। हाँ चलो समाप्त करें फिर।